नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल 2021 के न्यूज़पेपर से, जो कि आपके आगामी CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ दिल्ली पुलिस, CPO SI एंड बैंकिंग सर्विसेज के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। नेशनल अफेयर्स में पहली खबर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज ए 2 डे इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2021। दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के दौरान 26 देशों की, कितने देशों की, 26 देशों की चुनाव प्रबंधन संस्थाओं और 3 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम की मेजबानी की है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं इन 5 राज्यों यानी 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें तमिलनाडु, पुदुचेरी और असम तथा केरल में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव बाकी हैं, चल रहे हैं, 3 चरण के हो चुके हैं। तो इस तरह से यह जो है, इसमें इस कोरोना नामक इस महामारी के दौरान हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसकी अध्यक्षता करते हुए अपने अनुभव को साझा किया। खासकर अभी पिछला जो बिहार इलेक्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो है यह प्रोग्राम करवाया था, निष्पक्षतापूर्ण प्रोग्राम करवाया था। तो इन सब की बातों का उन्होंने इसमें जिक्र किया है। तो इस तरह से IEVP 2021 में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, बोस्निया हर्जेगोविना, कंबोडिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, केन्या, कोरिया गणराज्य, मेडागास्कर, मलावी, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मंगोलिया, नेपाल, इन सारे देशों ने यानी 26 देशों ने और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी अंतर्राष्ट्रीय IDEA इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम एंड एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के 106 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग लिए। और IEVP 2021 में जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान के राजदूत, श्रीलंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त और राजनयिक कोर के अन्य सदस्य भी 2021 में भाग लिए हैं। तो इस तरह से यह 2 दिवसीय, यह 5 से 6 चला है यह कार्यक्रम। इसकी मेजबानी भारत ने ही की थी और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुनील अरोड़ा ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि कोविड-19 के चलते दुनिया भर में चुनाव की प्रक्रिया में अप्रत्याशित रूप से बाधा आई है और भले ही चुनाव कराने में व्यापक चुनौतियां सामने आई हों, लेकिन इससे चुनाव प्रबंधन संस्थाओं को एक साथ आकर एक दूसरे की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करने व सीखने का अवसर भी मिला है। श्री अरोड़ा ने इस मुश्किल दौर में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ECI के अनुभव को भी साझा किया। श्री अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि महामारी के बीच चुनाव आयोग का उद्देश्य मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी, बेहतर और सुरक्षित चुनाव कराना है। तो इस तरह से यह जो है, हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होंगे। तो इस मौके पर कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को एक लघु फिल्म के माध्यम से असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चल रहे चुनाव और वेब जर्नल से संबंधित एक झलक भी दिखाई गई। निर्वाचन आयोग ने 2019 में इंडिया वेब सेंटर की स्थापना की थी, जिसकी पत्रिका में चुनाव और चुनावी लोकतंत्र विषय पर वेब समुदाय के तथा दुनिया के विभिन्न लोकतंत्रों के प्रख्यात लेखकों, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के शोध पत्रों, लेखों, पुस्तकों, समीक्षाओं आदि को प्रकाशित किया गया है। तो वेब इंडिया जर्नल ऑफ इलेक्शन की परिकल्पना उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर की गई है और इसमें वेब समुदाय के सदस्यों और अन्य विद्वानों के समीक्षात्मक लेख भी शामिल किए जाएंगे। तो यह महत्वपूर्ण रहा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण खबर है IPU साइंस MOU विथ फॉरेन यूनिवर्सिटी। दोस्तों, IPU यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट अध्ययन केंद्र ने 3 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए
एग्रीमेंट किया है। इसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड जापान का कीयो विश्वविद्यालय शामिल है। तो ये ध्यान रखेंगे किस विश्वविद्यालय या किस देश के विश्वविद्यालय के साथ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने समझौता किया है, तो जापान के कीयो विश्वविद्यालय के साथ। तो जापान के कीयो विश्वविद्यालय के समझौते से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी यानी जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी टेक्निक को सीखने का अवसर मिलेगा। एनडीआरएफ के साथ हुए समझौते से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रशिक्षण और संसाधन अध्ययन के आदान प्रदान में मदद मिलेगी। दोस्तों, आईपीयू के कुलपति प्रोफेसर महेश वर्मा ने कहा कि विभिन्न शैक्षणिक सहयोगों के माध्यम से इस प्रकार के शैक्षणिक संबंध समय की जरूरत है और इस तरह से यह लोग आपस में सहयोग करेंगे एक दूसरे को, चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो या जो है आपदा प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएं हो, इन सब में सहयोग प्रदान करेंगी यह संगठन एक दूसरे को। तो यह भी महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। लॉन्गी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी हैज इंटर द हाइड्रोजन मार्केट। दोस्तों, लॉन्गी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जो कंपनी है यह चाइना की है और विश्व की सबसे बड़ी सोलर पैनल कंपनी है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी सौर कंपनी लॉन्गी ग्रीन हाइड्रोजन बाजार में प्रवेश करने जा रही है। लॉन्गी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एक चीनी कंपनी है जो सोलर पैनल, वेफर्स और सोलर सेल का निर्माण करती है, यानी इट इज ए चाइनीज कंपनी दैट मैन्युफैक्चर सोलर पैनल्स, वेफर्स एंड सोलर सेल्स। तो करंटली मेनी सच सोलर कंपनीज are entering the hydrogen market because hydrogen is a carbon free fuel that can be produced by electrolysis of water and then steel miles are stored for electric generator। यानी वर्तमान में कई ऐसी सौर कंपनियां हैं जो हाइड्रोजन बाजार में उतर रही हैं। और दोस्तों, ये जो लॉन्गी ग्रीन कंपनी है इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इसका मुख्यालय शियान यानी चीन में स्थित है। लॉन्गी ग्रीन के भारत, मलेशिया और चीन में भी प्लांट हैं। 2019 में लॉन्गी ग्रीन भारत में 300 मेगावाट मोनोक्रिस्टलाइन पीवी उत्पादों को लाया और लॉन्गी के अरबपति संस्थापक और अध्यक्ष ली झेंगुओ कंपनी के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। दोस्तों, भारत में हाइड्रोजन बाजार का मूल्य 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इसके 2025 तक 81 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है और भारत में हाइड्रोजन रिफाइनिंग उद्योग में हाइड्रोजन का प्रमुख उपयोग होता है। यहाँ कच्चे तेल को परिष्कृत करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। यद्यपि भारत स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ रहा है, उच्च परिवहन और उच्च भंडारण लागत वाले देश में हाइड्रोजन बाजार के विकास में बाधा है। हालांकि उभरते तरल कार्बनिक हाइड्रोजन वाहक प्रौद्योगिकी हाइड्रोजन के भंडारण और परिवहन को आसान बनाएगी। तो दोस्तों, यह लिक्विड ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कैरियर्स, जिसको LOHC कहते हैं, तो यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कि रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और छोड़ते हैं। तो इस प्रकार LOHCs हाइड्रोजन भंडारण और परिवहन के लिए आइडियल है। 2020 में जापान ने LOHC का उपयोग करके दुनिया में पहली इंटरनेशनल हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण भी किया था। यह भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया विल बाई 35% लेस क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरबिया नेक्स्ट मंथ। भारत अगले महीने सऊदी अरब से 35% कम कच्चा तेल खरीदेगा। बढ़ते संक्रमण की वजह से ईंधन की मांग में कमी आई है। भारतीय तेल कंपनियां पश्चिम एशिया के बाहर से भी आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और 3 अन्य कंपनियों ने मई में सऊदी अरब से 1.5 करोड़ बैरल के मासिक औसत की तुलना में 65% खरीद का फैसला किया है। दोस्तों, इन प्रयासों के तहत कंपनियों ने गुयाना से लेकर नॉर्वे तक से कच्चा तेल खरीदा है। यानी एज पार्ट ऑफ दीज एफर्ट्स कंपनीज हैव परचेज्ड क्रूड ऑयल फ्रॉम गुयाना देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, एज वेल एज नॉर्वे। इंडियन कंपनीज आर ऑल्सो आइंग द यूएस टू इंक्रीज परचेज। तो इस तरह से भारतीय कंपनियां अमेरिका पर भी नजर है भारतीय कंपनियों की, अमेरिका से भी वह ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल खरीद सकता है। दरअसल भारत ने सऊदी अरब से कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कहा था, लेकिन सऊदी अरब ने इस बात को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से भारत इस तरह के कदम उठा रहा है। तो इंडियाज प्रोक्योरमेंट ऑफ
crude oil from OPEC countries during April 2020 to February 2021 has come down to 74.4%. It was 79.6% in year ago. यानी एक साल पहले यह 79% था, जो घट करके 74.4% हो गया है। और आज भी भारत 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट बाई इंपोर्ट, यानी भारत आज भी 85% अपनी जरूरतों का आयात करता है। तो इस तरह से फरवरी में पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए, जिससे महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था पर और बोझ बढ़ा है। तो इस तरह से भारत इस नित नए प्रयास कर रही है कि कैसे पेट्रोलियम और डीजल के दाम को घटाया जाए, और साथ साथ अन्य देशों के साथ वह आयात करने के बारे में सोच रही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। आज हम बात करेंगे, हालांकि इनके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंट्स जस्टिस एनवी रमन्ना एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दोस्तों वह 24 अप्रैल से शपथ लेंगे, यानी जस्टिस एनवी रमन्ना अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनकी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। अब दोस्तों यहीं पे प्रश्न आ जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करता है? तो आर्टिकल 124 का सेकेंड पार्ट में यह दिया गया है। और वर्तमान में जो सीजेआई हैं एस.ए. बोबडे हैं, जो कि 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस रमन्ना भारत के 48, ये भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है 46वें हैं, 47वें हैं कि 48वें हैं, तो ये 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल होगा। वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले ऐसे जज होंगे जो सीजीआई बनेंगे। तेलुगु भाषियों की बात करें तो वह दूसरे होंगे, क्योंकि सुब्बा राव भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और दोस्तों ये 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से वरिष्ठतम जज बनते हैं सीजेआई, यानी दूसरे नंबर पर थे। बोबडे के बाद रमन्ना साहब ही सबसे सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, इस वजह से इनके नाम का घोषणा की गई और यह अब अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो एज पर द रूल द मोस्ट सीनियर जज इज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल जज। द लॉ मिनिस्टर डिमांड्स the name of his successor from the current CJI at an appropriate time. After receiving the recommendation letter from the CJI, the minister puts it in front of Prime Minister, who then advise द प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट। यानी याद रखिएगा, राष्ट्रपति नियुक्त करता है लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और दोस्तों थोड़ा सा यहीं पर जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होती है। तो अनुच्छेद 124 के दूसरे सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। और वर्तमान में दोस्तों 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी 34 न्यायाधीशों की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श, यानी सभी न्यायाधीशों की, जैसे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की, यानी मुख्य न्यायाधीश के बाद अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी परामर्श देता है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानना अनिवार्य होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय, यानी ध्यान रखेंगे, सीनियर जजों में होना अनिवार्य होता है। फिर जो है कानून मंत्री, मैंने बताया ही, वह जो है भेजता है, फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास राय देता है और इस तरह से उनको चुना जाता है। इस तरह से अब देखिए, न्यायाधीश होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, और किसी भी उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक वो एज ए प्रैक्टिशनर, अधिवक्ता के रूप में रह चुका हो, और राष्ट्रपति की नजर में वह एक विधि विशेषज्ञ हो। और दोस्तों अनुच्छेद 124 के 4 भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, कह सकते हैं, जिसमें क्या है, जैसे 65 वर्ष की आयु पूरा होने पर सेवानिवृत्त हो जाता है, इस्तीफा भी दे सकता है, या महाभियोग के माध्यम से भी उसे हटाया जा सकता है। तो सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? 65 वर्ष है। और न्यायाधीशों को केवल महाभियोग, दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। तो यह महत्वपूर्ण है। फिर और बातें आगे चर्चा करते रहेंगे। इसमें कुछ फैक्ट है, याद रखना। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले कमल नारायण सिंह थे, मात्र 17 दिन तक थे, 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक। और सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ थे, 1978 से 1985 तक रहे हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। 30वां जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, दोस्तों प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को मिला है 30वां जीडी बिरला पुरस्कार। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियर विभाग के एक संकाय के सदस्य हैं। ही हैज बीन अवार्डेड दिस, कह सकते हैं यह पुरस्कार इंजीनियरिंग विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान तथा सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकासशील प्रौद्योगिकियों में उसके अनुप्रयोगों के लिए इनको दिया गया है। और दोस्तों जीडी बिरला पुरस्कार की स्थापना 1991 में हुई थी। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शाखा किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए और 50 वर्ष से कम के वैज्ञानिकों को दिया जाता है, भारतीय वैज्ञानिकों। इसमें 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। और वर्तमान में करंटली प्रेसिडेंट कौन है इसके? वर्तमान में अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रिमा शाह हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। इंडिया में ओवरटेक चाइना ऑन द इकोनॉमिक रिफॉर्म फ्रंट, आईएमएफ एस्टीमेट। तो आईएमएफ क्या है? इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो है कह सकते हैं कि यह इसका वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे बसा है? तो ध्यान रखेंगे पोटोमैक नदी किनारे बसा है। तो आईएमएफ ने जनवरी में 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.5% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान लगाया है। और संस्था ने यह भी कहा है कि द ऑर्गेनाइजेशन हैज नाउ प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू रीच 12.5% इन इट्स एनुअल ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो फॉर 2021-22। और यह न केवल जनवरी के अनुमानों से काफी बेहतर है, बल्कि चीन की तुलना में भी कहीं ज्यादा है। 2021-22 के दौरान इसने चीन की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर को 8.6% पर रखा है। तो इस तरह से करीब 4% अधिक होगी भारत की। दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में चीन ही एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कोरोना संक्रमण काल में भी सकारात्मक रही है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ ने अनुमान लगाया है कि 2021 और 22 में ग्लोबल इकोनॉमी में अच्छी रिकवरी होगी और ग्लोबल ग्रोथ के पहले के अनुमान से बेहतर होगी। और ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ 2021 में 6% और 2021 4.4% रहने की उम्मीद है, जबकि 2020 में मात्र 3.3% देखने को मिला था। तो इस तरह से गीता गोपीनाथ ने कहा है कि अगर यह नया वेरिएंट फिर से ज़्यादा तबाही मचाएगा तो फिर से अर्थव्यवस्था फिर चरमरा सकती है, जैसे कि कोरोना के आने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। तो इस तरह से भारत के लिए अच्छी खबर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। नॉर्थ कोरिया, इसकी राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। तो ड्रॉप आउट ऑफ टोक्यो ओलंपिक एमिड कोरोना वायरस आउटब्रेक। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से उत्तरी कोरिया ने 32वें, ये भी याद रखना, 32वें टोक्यो ओलंपिक में भाग न लेने का फैसला लिया है। 1988 में हुए शीत युद्ध के बाद यह पहला मौका होगा जब खेलों के महाकुंभ में कोरिया बाहर होगा। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच टोक्यो में होने वाले इन ओलंपिक का आयोजन बीते साल 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा है कि इसे टाला गया है। और दोस्तों उत्तरी कोरिया ने 2018 में दक्षिण कोरिया में हुए शीतकालीन ओलंपिक में 22 खिलाड़ियों को भेजा था। तो सरकारी अधिकारियों, कलाकारों, पत्रकारों के अलावा महिलाओं के चीयरिंग ग्रुप में 230 मेंबर थे और उन खेलों में उत्तरी दक्षिणी कोरिया के एकीकृत कोरियाई प्रायद्वीप के प्रतीक नीले नक्शे के तले साथ में मार्च किया था। और इसमें जो है दक्षिण कोरिया ने काफ़ी खेद जताया है। उन्होंने कहा था कि इस ओलंपिक खेल डिप्लोमेसी के माध्यम से उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के संबंधों को और नज़दीकी लाने का प्रयास किया जाता। हालांकि उत्तरी कोरिया इससे हट गया है। अभी ओलंपिक समिति ने वैसे पूरी तरह से इस पर, चूंकि उत्तरी कोरिया से अभी पूरी तरह से सरकारी वो नहीं आई है अनुमति, अब ओलंपिक समिति ही इसे लास्ट में निर्णय लेगी। अभी उसने यह घोषणा नहीं की है कि वह पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस तरह से दक्षिण कोरिया ने इस पर खेद जताया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आईसीसी वुमेन रैंकिंग। तो आईसीसी ने महिलाओं की वनडे और टी20 रैंकिंग जारी कर दी है। बल्लेबाजों और गेंदबाजों की टॉप 10 रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी बरकरार है। तो इस तरह से अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट द ओडीआई रैंकिंग ऑफ बैट्समैन, द टैमी ब्यूमॉन्ट ऑफ इंग्लैंड एंड लेजर ली ऑफ साउथ अफ्रीका और इन टॉप 2 पोजीशन, यानी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी
टॉप 2 रैंक पर हैं। इन दिस ओनली 2 प्लेयर फ्रॉम द इंडियन साइड और इन टॉप 10, यानी स्मृति मंधाना इज 7th प्लेस एंड मिथाली राज इन 8th पोजीशन। तो यहां पर बात करते हैं जैसे कि एक दिवसीय रैंकिंग में, तो इंग्लैंड की टैमी ब्यूमॉन्ट और दक्षिण अफ्रीका की लीजेल ली शीर्ष 2 स्थानों पर काबिज हैं। इसमें भारत की तरफ से 2 खिलाड़ी हैं, स्मृति मंधाना 7वें स्थान पर हैं, मिताली राज 8वें स्थान पर हैं। गेंदबाजी की एक दिवसीय रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेस जोनासेन और मेगान शट टॉप 2 पर हैं। वहीं टॉप 10 में भारत की 3 गेंदबाज हैं, याद रखिएगा। वह 3 गेंदबाज कौन कौन से हैं? झूलन गोस्वामी 5th रैंक पे हैं, और याद रखना पूनम यादव 8वें रैंक पर हैं, शिखा पांडे 10वें स्थान पर हैं। शिखा पांडे। तो इस तरह से यह 3 खिलाड़ी क्या हैं? गेंदबाजी में है। बैटिंग में 2 खिलाड़ी हैं, स्मृति मंधाना और मिताली राज। इसी तरह से अगर हम बात करें T20 रैंकिंग में टॉप 10 में 3 खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में टॉप 10 में 3 खिलाड़ी हैं। इसमें शेफाली वर्मा शीर्ष पर बरकरार हैं, जबकि स्मृति मंधाना 2 स्थान के फायदे के साथ 4थे स्थान पर पहुंच गई हैं। इसके अलावा जेमिमा रॉड्रिक्स 9वें स्थान पर मौजूद है। तो ये भी फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, यानी जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस संगठन के जन्म दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और फिर 1950 में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी इस दिवस को मनाने की घोषणा। और उस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में एक समान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के प्रति जागरूकता फैलाना, स्वास्थ्य संबंधी मामलों से जुड़े मिथकों को दूर करना। और इस बार का थीम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, बिल्डिंग ए फेयर एंड हेल्दी वर्ल्ड। ये भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। कल जैसे हम लोगों ने सिंधु नदी की बात की थी, तो उससे संबंधित परियोजनाओं को भी यहीं पर याद कर लीजिए। तो भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट, इसके बारे में सुना होगा। भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट यह जो है सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और सिंधु नदी से संबंधित जो परियोजनाएं हैं, भाखड़ा नांगल, इंदिरा गांधी परियोजना, पोंग परियोजना, चमेरा परियोजना, थीन डैम प्रोजेक्ट, नाफ्ता झाकड़ी परियोजना, सलाल प्रोजेक्ट, बगलीहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना आदि यह परियोजनाएं हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है और यह दुनिया में दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इस पर भाखड़ा और नांगल 2 डैम बनाए गए हैं। और दोस्तों इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का यह संयुक्त उद्यम है और हिमाचल प्रदेश, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, 225 मीटर ऊंचा, 518 मीटर लंबा इसकी अधिकतम चौड़ाई है। दोस्तों इसके आधार पर 362 मीटर है और इसी पर गोविंद सागर झील के रूप में नामित किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण है इंदिरा गांधी परियोजना। इसे राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है, यानी जब सतलज और ब्यास नदी का संगम होता है हरिके बैराज, वहीं से यह निकाली गई है परियोजना। याद रखिएगा यह 468 किलोमीटर लंबी परियोजना है, राजस्थान और विश्व की सबसे लंबी परियोजना है। इसका जो है लंबाई और बढ़ाने की बात की जा रही है, यानी कह सकते हैं कि इसमें शामिल किया गया क्षेत्र अब 600 किलोमीटर हो गया है। और ध्यान रखेंगे 45 किलोमीटर चौड़ा है, राजस्थान के थार डेजर्ट तक कवर करता है। तो दुनिया में सबसे विशाल परियोजनाओं में से एक है, जो कि रेगिस्तान की बंजर भूमि को कृषि उत्पादक क्षेत्र में बदल रही है। तो यह महत्वपूर्ण है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, पोंग, यह चामेरा जल विद्युत परियोजना। तो यह भी चामेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। सीधे सीधे मिलान करने को आ जाता है। ये ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर है? रावी नदी पर है। 540 मेगावाट की क्षमता है इसकी। कनाडा ने करीब 335 करोड़ डॉलर रुपए के क्रेडिट की पेशकश के साथ इसे चालू कराया था। इसी तरह से नाफ्ता झाकड़ी परियोजना, यह भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है परियोजना है और यह हिमाचल प्रदेश में नाफ्ता झाकड़ी में स्थित है और यह सतलज नदी पर बनाई गई है। ये महत्वपूर्ण ये है किस राज्य में है, किस नदी पर, यही आप लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना। यह जो है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। उरी परियोजना, यह भी झेलम नदी पर है। सलाल परियोजना, यह चेनाब नदी पर है, याद रखेंगे। पोंग बांध परियोजना, इसके बारे में दोस्तों याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में तलवाड़ा के पास
ब्यास नदी पर बना है, तो इसे ब्यास बांध भी कहा जाता है। यह परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त परियोजना है, ये ध्यान रखेंगे। और बगलीहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर निष्पादित की गई है। इसी तरह से दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में ही चेनाब नदी पर स्थित है। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण परियोजनाओं को, इसी तरह से सलाल प्रोजेक्ट बताया आपको चेनाब नदी पर ही है। तो इन सारी परियोजनाओं को याद करते चलिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं SK, गौरव सिंह, विन्नी IE, P खरे, अमरजीत सिंह बल्लू, खेतेश मंसूरिया, रीना M, सत्यम चौधरी, पीयूष अवस्थी, सरबर्था बनर्जी, अजय सिंह, सिकंदर यादव, मधु आशुतोष, प्रमोद कुमार, सिजुका, विवेक यादव, मुस्कान हरुण शेख, दिलीप कुमार, मिली, इतने लोगों ने उत्तर और कमेंट दोनों दिए हैं। सरबर्था जी ने पूछा है, कैन यू टेल मी MCQ प्रैक्टिस बुक्स विथ मिनिमम एरर्स। देखिए इसमें जो है, जैसे कि किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है, बहुत सारा घटना चक्र का आता है जो है प्रैक्टिस सेट, और इसके साथ साथ और भी कई ऐसे हैं जो आप मार्केट में जाएंगे तो मिलता है। हालांकि किरण पब्लिकेशन वाले को भी आप चूज कर सकती हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है। आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग उत्तर देंगे। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम। 20 देश, 22, 24 या 26 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडीज ऑफ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हैव साइन इन एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विच कंट्री फॉर एकेडमिक कोऑपरेशन। किस देश के साथ? इजराइल की यूनिवर्सिटी के साथ, कि जापान की, कि फ्रांस की, कि या जर्मनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर कंपनी दैट इज गोइंग टू इंटर द ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट। दुनिया की सबसे बड़ी सौर कंपनी कौन सी है? लॉन्गी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी, या अडानी का पावर है, या विक्रम सोलर, या टाटा सोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ लॉन्गी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी सिचुएटेड। शियान, बीजिंग, नानजिंग या शंघाई, चीन में स्थित है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, NV रमना, शरद अरविंद बोबडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फील्ड इज द GD बिरला अवार्ड गिवन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म, स्पोर्ट एंड म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल नीड आर मेड बाय इंपोर्ट, यानी भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का कितने प्रतिशत आयात से पूरा करता है? 78%, 80%, 85% या 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन 32nd टोक्यो ओलंपिक। साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया या थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 या 7 अप्रैल। एंड लास्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज द तुलबुल प्रोजेक्ट लोकेटेड। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब, झेलम, राबी या ब्यास। इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर शीघ्र दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।